नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई और मेरे साथ हैं जया कौशिक। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के जोशीमठ की खबर के साथ, जिसके अस्तित्व को लेकर लगातार खतरा मंडरा रहा है। लगातार यहां पर भू धंसाव हो रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन से जारी लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जोशीमठ पहुंचे और मुआवजे पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि सभी से बात कर फैसला लिया जाएगा। अभी सिर्फ 2 इमारतें तोड़ने का फैसला यहां पर किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मुआवजा दिया गया है वो अंतिम राहत नहीं है, बल्कि फौरी राहत के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। यहां प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर देने का ऐलान किया गया। दूसरी ओर जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों में से पानी निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। जेपी पावर प्लांट के आवासीय परिसर में दीवारें गिरने लगी हैं। मटमैला पानी तेजी से निकल रहा है और पानी इतनी तेजी से निकल रहा है कि उसके चलते दीवारें यहां पर टूट रही हैं। और ये हाल जो है सिर्फ जेपी पावर प्लांट इलाके का नहीं है, बल्कि जोशीमठ के कई इलाकों का यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जोशीमठ में ही रुके हुए हैं। इसकी कविता में खराब हो रही है, खांसी जुकाम सर्दी इतने दिन से बेघर हो गए। हमने घर छोड़ के आ गए। कुछ न कुछ संविधान निकाल, ऐसे हम नहीं रह सकते। पुष्कर सिंह धामी ने गोदी में बच्ची को लिया हुआ है। ये 6 महीने। आप एक बार बताओ हमारा कितना क्या हुआ, कितना क्या कहाँ सड़ गए? इस परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। सीएम आप याद आ गए ना, आपके पास पहुंचे हैं। ये देखने के लिए लोग अपनी भावनाएं अपने सीएम के सामने इजहार कर रहे हैं। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं। हम हर साल आपदा से कहीं न कहीं जूझते हैं और ये आप लोग भी समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य जो है लोगों के आने पर ही चलता है। ये 4 धाम यात्रा जब लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच सहमति न बन पाने के कारण बेहद खतरनाक कुछ इमारतों को ढहाए जाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो पाई है। वहां पर जोशीमठ के जेपी रिहायशी इलाके में दीवारें ढहने लगी हैं। बैडमिंटन कोर्ट धंस गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ में तबाही तेज होती दिख रही है। जेपी पावर प्लांट की रिहायशी कॉलोनी में दीवारें ढहने लगी हैं, छत गिरने लगी है। ये कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट है जो धंस चुका है। जमीन कई फुट फट गई है, दीवारें गिर चुकी हैं। यहां के मेस की भी छत गिरने लगी है। पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जेपी के कैंपस से पिछले कुछ दिनों से लगातार मटमैले पानी की धारा बह रही है, जिसने कई दीवारें तोड़ दी हैं। यहां रहने वालों का कहना है कि अचानक ये धारा कहीं से फूट पड़ी है, जिससे जोशीमठ के पहाड़ गीले होकर धंसने लगे हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी जिन 2 होटलों का ध्वस्तीकरण होना है, वहां अब तक एक ईंट भी नहीं तोड़ी जा सकी है, क्योंकि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच मुआवजे को लेकर तालमेल नहीं बन सका है। वैसे प्रशासन सभी पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा तुरंत देने का ऐलान कर चुका है। हर अफेक्टेड फैमिली को, जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है, एज एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। हर परिवार को कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज अल्टीमेटली दिया जाएगा, तो उसमें हम 1 लाख रुपए और दे रहे हैं। इस आपदा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब बुधवार को जोशीमठ पहुंचे तो लोग अपना दुख और नाराजगी दोनों ही नहीं छिपा सके। जिन इमारतों में दरारें हैं
धामी ने उनको भी देखा और फिर पीड़ित परिवारों से मिले। गुरुवार को भी पूरा दिन राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ में कैंप करेंगे। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। लेकिन इस त्रासदी के बीच रोक के बावजूद जोशीमठ के इलाकों में पहाड़ों को बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़ा जा रहा है। ये मशीनों की आवाज, छलनी हो रहे पहाड़ और इनसे हो रहा कंपन जोशीमठ को विनाश के एक कदम और करीब लेकर जा रहे हैं। जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो जोशीमठ शहर में दरारों के बाद अब सेना के कुछ बैरकों में भी दरारें पड़ने की खबर है। इसके चलते कुछ जवानों को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि दरार उन बैरकों में है जो कि नदी के काफी करीब है। हालांकि सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। आईटीबीपी की बटालियन भी यहां पर सुरक्षित है और हालात के मद्देनजर आईटीबीपी की 3 टुकड़ियां स्टैंड बाय पर रखी गई हैं। और वहीं जोशीमठ के अलावा भी कुछ जगहों पर मकानों में दरारें देखने को मिल रही हैं और उन जगहों के लोग भी यहां पर डरे हुए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। कर्णप्रयाग की है। यहां पर भी लोग परेशान हैं जिस तरह की दरारें मकानों में पड़ रही हैं। जोशीमठ से तो तस्वीरें आपने देखी है जहां पर मकानों में दरारें हैं, जमीन धंस रही है। वैसी ही कुछ तस्वीरें कर्णप्रयाग से भी सामने आई हैं जहां पर कई मकानों में दरारें हैं और यहां के लोग भी अब डरे और सहमे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 21 समान विचारधारा वाले दलों को चिट्ठी लिखकर शामिल होने का न्योता दिया है। इसका समापन श्रीनगर में 30 जनवरी को होना है। आपको बता दें कि ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई जो कि 30 जनवरी को श्रीनगर जाकर खत्म होगी, जहां राहुल गांधी जाकर तिरंगा फहराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि 21 विपक्षी पार्टियों को जो समान विचारधारा रखती हैं उन पार्टियों को भेजी गई है और जिन नेताओं को यहाँ पर भेजा गया है उनमें फारूक अब्दुल्ला हैं, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, ये तमाम दलों के नेता, उनको इसमें शामिल किया गया। और आरजू, ये जो समापन होगा अब 30 जनवरी को होने जा रहा है और ये वो मौका होगा, ये वो दिन होगा जब बापू की पुण्यतिथि थी। बिल्कुल, और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को अंतिम दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। उसी दिन समापन होगा और अब फिलहाल के लिए यात्रा पंजाब में है। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बात करते हैं जिन्होंने एक बयान दिया है जिसको लेकर काफी चर्चा हुई है, विवाद भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। उन्होंने कहा कि नफरत देश को महान नहीं बनाएगी, मोहब्बत देश को महान बनाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी के लिए एक नोटिस भेजा गया है। और ये जो नोटिस है दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने भेजा है। नोटिस में अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के अंदर 164 करोड़ जमा करने के लिए कहा गया है। दरअसल पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाया था और दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने के निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के ही जो सूचना और प्रचार निदेशालय है उसने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें 10 दिन के अंदर 164 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। दिल्ली सरकार के डीआईपी सचिव ने ये नोटिस भेजा है। और आपको बता दें कि 2015 और 16 में विज्ञापन पर जो सरकार ने खर्च किया था मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015-16 में विज्ञापन पे जो खर्च हुआ है उस वसूली के लिए यहाँ पर ये निर्देश दिया गया है, नोटिस भेजा गया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान तो हमने देखी ही, और जो आरोप लगाए गए थे विज्ञापन पर खर्च के, अब ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। देखिए, आपको याद ही होगा पिछले महीने हमने ये रिपोर्ट किया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उसने 2015-16 में सरकारी विज्ञापन की आड़ में जो राजनीतिक प्रचार है वो किया था। तो इस आरोप में जो है 97 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी से वसूलने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया था। तो ये उसी की अगली कड़ी है जिसमें जो दिल्ली सरकार, यानी वो दिल्ली सरकार जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उसने आम आदमी पार्टी को, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उसको नोटिस भेजा है और ये कहा है कि जो 97 करोड़ रुपए हैं वो तो अब हो गए हैं एक्चुअल में 99 करोड़ रुपए और करीब 65 करोड़ रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो ऐसे करके वही जो 2015-16 में 97 करोड़ चले आ रहे थे वही अब बढ़कर जो है 164 करोड़ रुपए हो गए हैं। और ये कहा गया है कि 10 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 164 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को जमा कराएं। जाहिर है कि विवाद बढ़ेगा, लेकिन इसमें मैं जैसा कि पहले बताता रहा हूं कि ये सुनने में तो लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन कानून की अदालत में ये कितना टिक पाएगा, ये इस पर शुरू से ही बड़ा सवाल है। वो इसलिए कि ये जो विज्ञापन पर खर्च हुआ है ये एक डेमोक्रेटिकली तरीके से चुनी हुई सरकार ने खर्च किया है। सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। सरकार पूरी अथॉरिटी होती है, पार्टी केवल एक पार्टी होती है। पार्टी सत्ता में हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन सरकार हमेशा रहती है, चाहे उसमें शासन कोई भी कर रहा हो। तो जो दिल्ली सरकार ने खर्चा किया है, कैसे उसकी वसूली जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है ये केवल मंत्रियों के साइन से नहीं हुआ होगा, अधिकारियों ने भी इस पे साइन किए होंगे और पूरा सिस्टम होता है जब ये खर्चा होता है। तो कैसे जो खर्च दिल्ली सरकार ने किया है वो आम आदमी पार्टी से वसूला जाएगा, मामला कोर्ट जाएगा, तब जाके जो है इसमें कुछ पता चलेगा कि क्या हो पाएगा। फिलहाल रिकवरी नोटिस है, बहुत संभव यही है कि आम आदमी पार्टी इस पे एक जवाब दे देगी। पैसा जमा करने का तो कोई मतलब ही इसमें फिलहाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, संक्षेप में शरद यहाँ ये बताएं, क्योंकि यहाँ पर सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार की बात की गई है, रिकवरी नोटिस ब्याज सहित 164 करोड़ 10 दिन में देने की बात हुई है। पहले भी जब ये विवाद उठा था तब आम आदमी पार्टी ने क्या प्रतिक्रिया दी थी, और ये कानूनी पहलू से ये कितना टिकेगा अब कोर्ट में ये मामला? देखिए, आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक रूप से उनको परेशान किया जा रहा है, कि जैसे कि पुराने मामले खोले गए हैं सारे के सारे, वैसे ही उनमें एक मामला ये भी है। मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे तब ये मामला उठा था। उसके बाद अनिल बैजल जब दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे तब ये मामला आया, और उसके बाद से मामला 2017 में शांत हो गया था। 2018, 2019, 2020, 2021
इन 4 सालों में कहीं भी इसका जो है जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब नए उपराज्यपाल दिल्ली में आए तो पिछले महीने जो है उन्होंने इस मामले को फिर से रिवाइव किया और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस मामले में कार्रवाई करी जाए और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ये जो पैसा है विज्ञापन का ये वसूला जाए। आरोप यही था कि सरकारी विज्ञापन की आड़ में ये राजनीतिक प्रचार किया गया है, इसलिए जो खर्चा दिल्ली सरकार ने किया है उसकी भरपाई जो है वो अरविंद केजरीवाल करें, जो दिल्ली के भी मुखिया हैं और आम आदमी पार्टी के भी मुखिया हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस पूरे अपडेट के लिए आपका। और अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, जिसको करीब करीब 1 साल होने जा रहा है, कई दूसरी वजहों से भी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती दिख रही है। हालात अगर और खराब होते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकते हैं। लेकिन इस स्लोडाउन से क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है? देखिए हिमांशु शेखर मिश्र की रिपोर्ट। क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के बादलों के बीच भारत दुनिया भर की उम्मीद है? वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि कई चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले बेहतर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर 6.9% रह सकती है। दुनिया की 7 बड़ी उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत की विकास दर सबसे तेज रह सकती है। अगले वित्तीय साल 2023 के दौरान भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2022-2023 के पहले हफ्ते के दौरान भारत में प्राइवेट कंजम्पशन अच्छा रहा और अर्थव्यवस्था में निवेश भी बेहतर हुआ। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उथल-पुथल की वजह से भारत का कारोबार घाटा 2019 के बाद दुगुने से ज्यादा हो गया है। ये भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा है, स्वावलंबी भारत, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर भारत में जहां हमने उस आर्थिक तंगी को आने नहीं दिया और हमने उस आर्थिक तंगी से ऊपर हो करके हम एक आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज निर्माण करके और जो हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम जो इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार के जो इस प्रकार के व्यापार को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का एक योजना बनाई है, हम निश्चित रूप से देश प्रगति के पथ पर है और हम दुनिया में अच्छा अव्वल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दुनिया की विकास दर पहले अनुमानित 3% से घटकर 1.7% तक जा सकती है। यूक्रेन ने एनर्जी क्राइसिस, यूरोपियन वार ने एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर दिया होल ऑफ यूरोप के अंदर। इन्फ्लेशन कोविड की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल है ऑलमोस्ट, और ये अभी इस परिस्थिति का कोई इंडिकेशन नहीं आ रही कि अगले आने वाले सालों में क्या सिचुएशन होगी और क्या परिस्थिति आएगी। तो जो वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्शन किया है कि आज की डेट में जो इकॉनमी 22-23 में 3% से ग्रो करनी थी, वो 1.7 है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लगभग आधी रह गई है ग्रोथ जो पहले होनी चाहिए थी। तो ये एक रिसेशन की तरफ इशारा कर ही रहे हैं, और रिसेशन आता है तो शुरू में डेवलप्ड नेशन को तंग करेगा, बाद में डेवलपिंग नेशन को, विकासशील देशों को भी तंग करके जाएगा। जाहिर है अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार आने वाले समय में इस चुनौती से कैसे निपटती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड बनाया जा रहा है। करीब 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज है और ये इसी साल नवंबर महीने में पूरा भी हो जाएगा। और हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा MTNL प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी ग्राउंड जीरो से आपके लिए लेकर आए। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। फिलहाल हम अरब सागर में मौजूद हैं और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको MTHL प्रोजेक्ट कहा जाता है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड। अब दूसरी तरफ जो है नवी मुंबई है और हम जहां पर जा रहे हैं वो मुंबई की तरफ है और इन दो शहरों को इस ब्रिज के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अभी फिलहाल घंटों का समय लगता है, लेकिन एक बार जब ये ब्रिज
बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ये जो पूरा सफ़र है, ये जो पूरा फासला है वो मिनटों का हो जाएगा। और इसलिए भी ये जो एक प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अहम है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो लोग काम करने आते हैं, जो व्यापार करने आते हैं, वो केवल मुंबई के नहीं होते हैं, आसपास के कई इलाकों से आते हैं। और एक जो ट्रैफिक की समस्या है, काफ़ी अहम समस्या रही है। लेकिन ऐसे में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तब इसका फ़ायदा उन सभी लोगों को होगा। आज हम यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी उनका भी इंटरव्यू किया है। ये उनका एक काफ़ी अहम पेट प्रोजेक्ट रहा है। जब 2024 में चुनाव के लिए वो जाएंगे तब इस प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया जाएगा। अब ये जो आप गर्डर देख रहे हैं, ये जो दो पुल को जोड़ रहे हैं, जहाँ पर कई जगहों पर आप कंक्रीट यानी सीमेंट से इसे बनाया जा रहा है, तो वही कई जगहों पर इसे OSD कहा जाता है, जिसका मतलब है ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक। उसके ज़रिए बनाया जाता है। ये देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है। इसकी जो कुल आप डिस्टेंस देखेंगे वो लगभग 22 किलोमीटर की है। और जब ये एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो इसका फ़ायदा न केवल मुंबई और नवी मुंबई बल्कि और भी जगहों पर होगा। और यही सोचकर इस ब्रिज को बनाया गया। 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई है और ये कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुंबई में समुद्र के बीचों बीच NDTV ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। और ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये MTHL ब्रिज है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड जो ब्रिज बन रहा है। देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज है, जिसकी जो पूरी आप डिस्टेंस देखेंगे वो 22 किलोमीटर की है। और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी साल नवंबर महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो इस सी ब्रिज का इंतजार मुंबई वासियों को होगा, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने जा रहा है। 22 किलोमीटर का पूरी ये दूरी होगी। दरअसल जो दूरी है वो 2.5 से 3 घंटे में जो अमूमन तय होती है वो सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। उन्होंने इस योजना के बारे में क्या कुछ बताया, सुनिए। हाल हम अरब सागर में मौजूद हैं और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो देश की सबसे बड़ी सी ब्रिज बनाई जा रही है। लगभग 22 किलोमीटर बड़ी ये ब्रिज बनाई जा रही है, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड, MTHL। ये एक प्रोजेक्ट है और वो इसी साल के अंत तक इसके पूरा करने की बात की जा रही है। इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। ये आपका एक पेट प्रोजेक्ट रहा है, क्या कुछ इसकी जानकारी आप दे सकते हैं? कितना काम हुआ है और क्या इसकी खासियत है? ये 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और ये मुंबई को नवी मुंबई, ठाणे, रायगढ़ को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये इसको हम लोग कोस्टल हाईवे को भी जोड़ रहे हैं, शिवड़ी, नावाशवा, वरली। इससे नरीमन पॉइंट से निकला हुआ जो हमारा नागरिक है वो डायरेक्ट मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़ यहाँ पहुँचेगा इस 22 किलोमीटर की जो सिंगल लॉन्गेस्ट ब्रिज है इससे। और इसमें ये हम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये मुंबई गोवा हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो 2-2.5-3 घंटे लगने वाले जो ट्रैवल टाइम है, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा और सिर्फ 12 से 15 मिनट में ये जो दूरी जो है वो पार करेंगे लोग। और इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। सबकी सेविंग है, समय की बचत है, फ्यूल की बचत है। कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा? कितना प्रतिशत पूरा हो चुका और लोगों को कब तक यहाँ पर से जाने मिलेगा? एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है इसमें। ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का इस्तेमाल है, जो आज यहाँ पर 180 मीटर का देश में सबसे लॉन्गेस्ट ये गर्डर है, इसका लॉन्चिंग हो रहा है। और ये इसका इम्पैक्ट भी है, मुंबई में इम्पैक्ट होगा। मुंबई में जो लेबर है, जो फिनिश गुड है, जो रॉ मटेरियल है, वो फास्ट तेज़ी से पहुँचेगा। और वहाँ पर ग्रोथ सेंटर है, जो यहाँ लैंड होगा चिरले रायगढ़ में, ग्रोथ सेंटर होगा, लॉजिस्टिक पार्क होगा, वहाँ पर टाउनशिप होगी। ये इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला ये प्रोजेक्ट है और ये इस नवंबर 23 तक पूरा करने का हमारी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं जो घंटों का सफ़र है मिनटों में पूरा किया जाएगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। और ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड है, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसी साल नवंबर 2023 तक इसे पूरा करने की बात की जा रही है।
अरब सागर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। शुक्रवार 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ये बनारस से चलकर बांग्लादेश के ढाका से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस क्रूज में 18 कमरे हैं, जिसमें 36 लोग सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि यात्रियों के साथ ही 36 क्रू मेंबर्स भी इसमें सवार होंगे और इस क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर ही उसे फिल्टर करके नहाने धोने इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस क्रूज का अपना एसटीपी प्लांट है, जिससे कि गंगा में पोल्यूशन नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा। इस जहाज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिससे कि 30 से 40 दिन तक फ्यूल की कमी नहीं होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि की घोषणा की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस घटना के बाद एक बड़ा फैसला भी लिया है और इस बड़े फैसले में ये कहा गया है कि अब कोई भी अपराध की कॉल या फिर सूचना होगी तो उसे निपटने के लिए कम से कम 2 पुलिसकर्मी वहां पर जाएंगे। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में यही वो जगह है जहां बीते हफ्ते वंदना नाम की महिला ने मोबाइल फोन छीने जाने की शिकायत की। मायापुरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल ने आकर मोबाइल स्नैचर को पकड़ा, लेकिन जब एएसआई शंभू दयाल मोबाइल स्नैचर को पकड़कर ले जा रहे थे, तभी उसने चाकू निकाला और ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। मोबाइल स्नैचर ने कम से कम 12 बार एएसआई की गर्दन, पेट, पीठ और सीने पर चाकू मारा। हालांकि बाद में और पुलिस वालों के आने पर हमलावर को पकड़ लिया गया, लेकिन 8 जनवरी को इलाज के दौरान शंभू दयाल की मौत हो गई। सवाल उठ रहा है कि जब वहां पर इतने लोग मौजूद थे तो 24 साल के मोबाइल स्नैचर का मुकाबला 57 साल के पुलिस वाले शंभू दयाल अकेले ही क्यों करते रहे और जान गंवा बैठे। यहाँ कितने लोग होंगे उस समय पर जब ये घटना हुई? 10-15-20 लोग रहे ने। 10-15-20 लोग थे। हाँ सर, तो बचाने की कोशिश सर बहुत करे, मगर चाकू डर के मारा। हाँ। नहीं बचा पाए उसको। अच्छा, मैं भी बचाने की कोशिश करी, मैं भी पकड़ने की कोशिश करी। अच्छा। मगर चाकू डर के मारा सर। जहाँ मैं झगड़ा हो रहा था, इधर दुकानदारी कर रहे थे, वो गाड़ी का ओवर था, जहाँ मैं यहाँ से सब उतर के गए। हाँ। जब तक तो भाग रखा तब मेरी घरवाली चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाया, तब जाकर सब पब्लिक जे दौड़े, तब जाके गया। अच्छा। लड़के को वहाँ जाकर वो छत पर जाकर पकड़ा। तो घटना वाले दिन आप यहाँ थे? नहीं सर, नहीं थे, कंपनी में थे। हैं? अंदर थे। अंदर थे, बाहर नहीं थे? बाहर नहीं थे सर। अब दिल्ली पुलिस ने फैसला किया है कि किसी भी अपराध की सूचना मिलने पर उससे निपटने के लिए कम से कम 2 पुलिस वाले जाएंगे, ताकि अपराधी पुलिस पर भारी ना पड़े। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ड्यूटी के दौरान जान देने वाले एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की घोषणा की है। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही, लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल के संघर्ष और उनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए ये बताना आखिरी में ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने आदतन इस मामले को भी हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश की, लेकिन इस मामले का कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कारण पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे देशों में रहने वाले एनआरआई भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। वो ये यूपीआई पेमेंट इंटरनेशनल नंबर के जरिए कर सकेंगे। 10 देशों में रहने वाले एनआरआई ये पेमेंट इस तरह से कर पाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के एनआरआई कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई, ब्रिटेन के एनआरआई भी, इनको भी इसका फायदा मिलेगा। हांगकांग, ओमान, कतर के एनआरआई भी अब यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे।
और अब खबर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। आश्रम फ्लाईओवर को डीएनडी फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 तारीख से ही निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसके चलते नोएडा दिल्ली रूट पर हर रोज भीषण जाम लग रहा है। आपको बता दें कि आश्रम चौक के ट्रैफिक को कम करने के लिए कैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गूगल मैप का सहारा ले रही है, इस पर देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। इससे पता लग जाता है कि भाई हमारा ये गूगल मैप पे कहाँ तक पहुँच गया, टेल जो कहाँ तक है। ठीक है। तेल को देख के हम चलाते हैं कि कहीं कोई जाम तो नहीं लगा हुआ। ठीक है। उस हिसाब से हम ये आगे पीछे करते हैं। ट्रैफिक के लिहाज से दिल्ली का ये सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक आश्रम चौक है। यहाँ तैनात 10 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस जवानों के हाथ में स्मार्ट मोबाइल रहता है और निगाहें गूगल मैप पर रहती हैं। इस चौक पर 4 ट्रैफिक लाइट है, फरीदाबाद, निजामुद्दीन, नोएडा और लाजपत नगर जाने वाली। यहाँ पर यह ट्रैफिक लाइट की टाइमर मशीन लगी है, लेकिन आजकल इसे गूगल मैप के जरिए जैम देखकर हाथ से रेड और ग्रीन लाइटें की जा रही हैं। जैसे अब ये रेड लाइट चल रही है, अभी जो एनएफसी से आ रहा है ट्रैफिक, हाँ। ये चालू है। हाँ। अभी थोड़ा सा जैसे ये पीछे तक दिखा रहा है, इसके अंडरपास के अंदर ट्रैफिक नहीं जा रहा है, तो थोड़ा पीछे है ट्रैफिक। हाँ। तो जैसे यहाँ से दिख जाता है, इससे हाँ। गूगल से भी दिख जाएगा और सामने से भी दिख जाता है। हाँ। जैसे ही खुल जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, हाँ। वो रेड हो जाएगी। देखिए सर, अब ये रेड हो जाएगी। ये देखिए, ये रेड हो गई। यही नहीं, आश्रम चौक के आसपास की ट्रैफिक लाइटों पर भी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी गूगल मैप के जरिए निगाहें रखते हैं। बहुत सारे जितने सोशल मीडिया पर जो साधन हैं उनको एनालाइज करती है, चाहे वो ट्विटर पर कुछ कॉल्स आती है पब्लिक की, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है, हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर लोग कॉल करते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ऐप्स हैं मैप की, उनको एनालाइज करके जहाँ जहाँ पर डाइवर्जन की आवश्यकता होती है या जहाँ पर कंजेशन हो जाता है या जहाँ पर जो आपने देखा होगा जहाँ पर डार्क है या रेड ब्राउन है, वहाँ पर हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन जब दिल्ली में सभी जगहों पर ऑटोमेटिक टाइमर से चलने वाली ट्रैफिक लाइटें हैं, तो यहाँ क्यों गूगल मैप से ट्रैफिक चलाया जा रहा है? ये जानने के लिए हम पहुँचे आश्रम फ्लाईओवर। इस फ्लाईओवर को डीएनडी से जोड़ा जा रहा है ताकि नोएडा और आसपास जाने वाले ट्रैफिक ऊपर से ही निकल जाएं। इसके चलते 45 दिनों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। तो अभी ये जाम लगता है यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, जाम अभी यूँ लग रहा है कि पहले जो ये फ्लाईओवर जो ऊपर चलने वाला था, ये जनवरी से बंद है। हाँ। जब से ही जाम लगना शुरू हो रहा है। तो अब ये बन जाएगा तो उसके फिर बाद में ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा, ऊपर का ट्रैफिक ऊपर निकल जाएगा, नीचे का ट्रैफिक नीचे से निकल जाएगा। फिलहाल 1.5 महीने तक दक्षिणी दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि गूगल मैप की मदद से ट्रैफिक पुलिस लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ रवीश रंजन शुक्ला। जयपुर की बात करते हैं। यहाँ बहुत जल्द आसमान जो है सतरंगी नजर आएगा। दरअसल कोरोना के बाद पहली बार इस साल मकर संक्रांति पर जयपुर में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है और लोग त्योहार को लेकर काफी ज्यादा जो है जोश में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल लोग तो जोश में हैं ही, कारोबारी भी कारोबार को लेकर खूब जोश में है। पतंगों के बाजार 2 साल बाद गुलजार हैं। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। संक्रांत से पहले बाजार पतंगों से पट गए हैं। हमेशा की तरह कुछ पतंगों की सबसे ज्यादा मांग है। राजनीतिक हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, तो सिद्धू मूसेवाला की याद में भी पतंगें बाजार में दिख रही हैं। इस साल की हिट फिल्मों को लेकर भी पतंग मौजूद हैं। ट्रेंड के अंदर जैसे सिद्धू मूसेवाला की पतंग हो गई प्रिंट की, और नरेंद्र मोदी जी की पतंग हो गई, अशोक गहलोत की पतंग हो गई, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसकी प्रिंट, राहुल गांधी की प्रिंट की पतंग हो रही है। बच्चों की पसंद हमेशा की तरह कार्टून की पतंगों को लेकर है। इस बार संक्रांत शनिवार और रविवार को है, इसलिए बाजार में उम्मीद है कि इस बार त्योहार कुछ ज्यादा ही धूमधाम वाला रहेगा। कार्टून में बच्चे फेमस हो रहे हैं, कार्टून की पतंग चाहिए। दूसरी बात, बच्चों में बड़ा क्रेज हो रहा है कि बड़ी पतंग उड़ाएंगे हम इस बार, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 3 साल के अंदर वो लोग बाग अपना भड़ास जो है बड़ी पतंगों के साथ निकालेंगे इस बार मकर संक्रांति पर, क्योंकि हमें बड़ी उड़ानी है। 3 साल से वो अच्छे तरीके से नहीं उड़ा पाए। कोविड के बाद बहुत अच्छी पतंगबाजी होगी इस बार।
क्योंकि 15 तारीख का संडे को और ज़्यादा पतंगबाजी होगी, संक्रांत की तरह ही उड़ेगी उस दिन। पिछले साल तो मतलब बिल्कुल बंद ही था, और इस टाइम जो है थोड़ा बहुत उम्मीद है उठ सकता है, जो अब देखते बैठे हैं आस में। तो ग्राहक भी दिख रहे हैं, छुट्टियां भी पड़ रही हैं और कोरोना से मुक्त माहौल भी है। बस हवा ने साथ दिया तो इस बार जयपुर का आसमान इतना सतरंगा हो जाएगा कि लोग याद रखेंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस दिल्ली सरकार के ही डीआईपी सचिव ने भेजा है। नोटिस में अरविंद केजरीवाल को 10 दिन के भीतर 164 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार का आरोप लगाते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव को आम आदमी पार्टी से 2015 और 16 में विज्ञापन पर हुए खर्च की वसूली आम आदमी पार्टी से करने के निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने ये नोटिस जारी किया है। तो 164 करोड़ की रिकवरी 10 दिन के भीतर करने के ये आदेश आए और जिसके बाद ये नोटिस जारी हुआ है। इस पर विस्तार से कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी शरद शर्मा से बात की, सुनते हैं। पिछले महीने हमने ये रिपोर्ट किया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उसने 2015-16 में सरकारी विज्ञापन की आड़ में जो राजनीतिक प्रचार है वो किया था। तो इस आरोप में जो है 97 करोड़ रुपए जो है दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी से वसूलने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया था। तो ये उसी की अगली कड़ी है जिसमें जो दिल्ली सरकार, यानी वो दिल्ली सरकार जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उसने आम आदमी पार्टी को, जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, उसको नोटिस भेजा है और ये कहा है कि जो 97 करोड़ रुपए हैं वो तो अब हो गए हैं एक्चुअल में 99 करोड़ रुपए और करीब 65 करोड़ रुपए उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो ऐसे करके वही जो 2015-16 में 97 करोड़ चले आ रहे थे वही अब बढ़कर जो है 164 करोड़ रुपए हो गए हैं। और ये कहा गया है कि 10 दिन के भीतर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 164 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को जमा कराएं। जाहिर है कि विवाद बढ़ेगा, लेकिन इसमें मैं जैसा कि पहले ही बताता रहा हूं कि ये सुनने में तो लगता है कि एक बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन कानून की अदालत में ये कितना टिक पाएगा, ये इस पर शुरू से ही बड़ा सवाल है। वो इसलिए कि ये जो विज्ञापन पर खर्च हुआ है ये एक डेमोक्रेटिकली तरीके से चुनी हुई सरकार ने खर्च किया है। सरकार अलग चीज है, पार्टी अलग चीज है। सरकार पूरी अथॉरिटी होती है, पार्टी केवल एक पार्टी होती है। पार्टी सत्ता में हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन सरकार हमेशा रहती है, चाहे वो उसमें शासन कोई भी कर रहा हो। तो जो दिल्ली सरकार ने खर्चा किया है, कैसे उसकी वसूली जो है वो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि ये जो खर्चा हुआ है ये केवल मंत्रियों के साइन से नहीं हुआ होगा, अधिकारियों ने भी इस पे साइन किए होंगे और पूरा सिस्टम होता है जब ये खर्चा होता है। तो कैसे जो खर्च दिल्ली सरकार ने किया है वो आम आदमी पार्टी से वसूला जाएगा, मामला कोर्ट जाएगा, तब जाके जो है इसमें कुछ पता चलेगा कि क्या हो पाएगा। फिलहाल रिकवरी नोटिस है, बहुत संभव यही है कि आम आदमी पार्टी इस पे एक जवाब दे देगी। पैसा जमा करने का तो कोई मतलब ही इसमें फिलहाल उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक रूप से उनको परेशान किया जा रहा है, कि जैसे कि पुराने मामले खोले गए हैं सारे के सारे, वैसे ही उनमें एक मामला ये भी है। मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जब नजीब जंग दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे तभी मामला उठा था। उसके बाद अनिल बैजल जब दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते थे तभी मामला आया और उसके बाद से मामला 2017 में शांत हो गया था। 2018, 2019, 2020, 2021 इन 4 सालों में कहीं भी इसका जो है जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जब नए उपराज्यपाल दिल्ली में आए तो पिछले महीने जो है उन्होंने इस मामले को फिर से रिवाइव किया और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इस मामले में कार्रवाई करी जाए और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से ये जो पैसा है विज्ञापन का ये वसूला जाए। आरोप यही था कि सरकारी विज्ञापन की आड़ में ये राजनीतिक प्रचार किया गया है, इसलिए जो खर्चा दिल्ली सरकार ने किया है उसकी भरपाई जो है वो अरविंद केजरीवाल करें, जो दिल्ली के भी मुखिया हैं और आम आदमी पार्टी के भी मुखिया हैं।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 21 समान विचारधारा वाले दलों को चिट्ठी लिखकर इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में 30 जनवरी को होगा। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कि 30 जनवरी को श्रीनगर जाकर खत्म होगी। ये तस्वीर आप देख रहे हो चिट्ठी की, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी है। आपको बता दें, श्रीनगर पहुंचकर यहां पर राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। और ये भी बता दें कि जिन नेताओं को चिट्ठी में न्योता भेजा गया है उनमें फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, तमाम ये नेता, उनको ये न्योता भेजा गया है। आपको ये भी बता दें कि 30 जनवरी बापू की पुण्यतिथि के दिन भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। अभी फिलहाल ये यात्रा पंजाब में है। और इस बीच खबर ये भी है कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है और इस यात्रा में शामिल होने के इस न्योते को स्वीकार भी किया है। 20 जनवरी को जम्मू में वो इस यात्रा में शामिल होंगे। और वहीं अब बात करते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री की। चंद्रशेखर, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद काफी ज्यादा अब चर्चा में वो आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स नफरत फैलाने वाले ग्रंथ है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगी, मोहब्बत देश को महान बनाएगी। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। और बिहार के बक्सर जिले में भयानक ठंड के बीच किसानों पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो सामने आया। यहाँ पर काफी ज्यादा माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। चौसा के बनारपुर गांव में आधी रात को किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। इसकी तस्वीर एक कैमरे में कैद हो गई थी और जिसके सामने आते ही किसान यहाँ पर भड़क उठे, हंगामा हुआ। आधी रात को घर में सो रहे किसानों पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो जो सामने आया है। पुलिस की ये दलील थी कि किसानों ने पहले पुलिस पर हमला किया, लेकिन सीसीटीवी की जो तस्वीरें थी उसमें साफ दिखा था कि किस तरह से पुलिस लाठियां भांज रही थी। बिहार से आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार की ये रिपोर्ट। मंगलवार देर रात बक्सर के चौसा में पुलिस वाले किसानों पर कुछ इस तरह बरसाते रहे लाठियां। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उनके घरों में घुसकर लाठी चार्ज किया। किसान दरअसल एक थर्मल पावर प्लांट में अपनी जमीन के बदले मुआवजे की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक 2-4 सिपाही हमारे छत पर इस साइड से चढ़े हैं और जा करके और एक दूसरा दरवाजा था उसको लात से मार करके उसकी किली को तोड़ दिए, चोर की भाग। और पुनः घर में जाकर इतना तांडव मचाए हैं कि एक हमारे नाती को कहने के बाद उसको बड़ी मार मारे। सब परिवार सोए थे और उसके अंदर ढुक कर दरवाजा खोले, बाहर से भी प्रशासन जाकर उसको बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई करने के बाद में यहाँ से लेकर चली गई। और मेरे भाई है उसको इतना मारे और उसके बाद लेडीज जो थी वो हम लोगों को मारी। यहाँ पे ये देखिए पूरा हाथ सबको लगाया, घर पे पूरे लोगों को लगाया, मम्मी को, चाची को, हमको। ये लाठीचार्ज का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, बुधवार सुबह से सैकड़ों की संख्या में किसान प्लांट के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों में आग भी लगा दी। इसके बाद पुलिस के साथ पत्थरबाजी भी हुई और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उग्र भीड़ को यहां से हटाया। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं, आप लोग कह रहे हैं तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। और संज्ञान में लेकर मामला हुआ, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है। जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है।
जिस प्रकार से रात में घर में घुस करके पुलिस ने गुंडागर्दी किया, कलेक्टर को मैंने कहा कि आप किसानों के साथ मिल बैठ करके और इस शांति व्यवस्था को, माहौल को बनाइए, और जिस पुलिस ने भी गुंडागर्दी किया है घर में घुस करके, वो अलोकतांत्रिक है, अवैधानिक है, वो असंवैधानिक है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत करो। हालांकि स्थानीय प्रशासन अब हरकत में आया है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर समाधान की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो किसानों की मांगों के प्रति सजग रहता तो हिंसा की ये नौबत नहीं आती। बक्सर से पुष्पेंद्र और कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो धंस रहा है जोशीमठ और मुआवजे का सवाल अब भी है बरकरार। तो जोशीमठ की अगर बात करें तो जिसके अस्तित्व को लेकर लगातार यहां पर खतरा मंडरा रहा है और लगातार यहां भू धसाव हो रहा है। 2 दिन से जारी लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जोशीमठ पहुंचे हैं। कल रात उन्होंने यहीं पर बिताई है। आपको बता दें, मुआवजे पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा है कि सभी से बात कर फैसला लिया जाएगा। अभी सिर्फ 2 इमारतें तोड़ने का फैसला यहां किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मुआवजा दिया गया है वो अंतिम राहत नहीं बल्कि एक फौरी राहत है। यहां प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए अंतरिम राहत के तौर पर देने का ऐलान हुआ है। दूसरी ओर जोशीमठ में जमीन धंसने और दरारों में से पानी निकलने का सिलसिला लगातार जारी है। जेपी पावर प्लांट के आवासीय परिसर में दीवारें गिरने लगी हैं। साथ ही मटमैला पानी तेजी से निकल रहा है। पानी इतनी तेजी से निकल रहा है कि उसके चलते दीवार भी यहां टूट गई है। ये हाल सिर्फ जेपी पावर प्लांट इलाके का नहीं बल्कि जोशीमठ के कई इलाकों का है। जो स्थिति यहां पर बनी हुई है उसके मद्देनजर लगातार मुख्यमंत्री भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसकी कविता में खराब हो रही है, जुकाम इतने दिन से बेघर हो गया। हमने घर छोड़ के और गया, कुछ न कुछ मैदान निकाल, ऐसे हम नहीं रह सकते। पुष्कर सिंह धामी ने गोदी में बच्ची को लिया हुआ है। ये 6 महीने। आप एक बार बताओ हमारे कितना क्या हुआ, कितना क्या हम कहाँ सड़ गए? इस परिवार के लिए मुश्किल वक्त है। सीएम आप यहाँ तक आए, मैं आपके पास पहुंचे हैं। ये देखिए अपनी भावनाएं अपने सीएम के सामने इजहार कर रहे हैं। हम जो है जोशीमठ के हर व्यक्ति के साथ हैं और ये जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि देने का हमने निर्णय किया है, ये फौरी तौर पर है। ये कोई अंतिम राहत नहीं है कि इतने में ही काम चलने वाला, ये अंतरिम है, अभी फौरी तौर पर किया जा रहा है। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हम हर साल आपदा से कहीं न कहीं जूझते हैं और ये आप लोग भी समझिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये राज्य जो है लोगों के आने पर ही चलता है। ये 4 धाम यात्रा जब लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। तो मुख्यमंत्री के सामने जो राज्य में पर्यटन उद्योग है उसको लेकर भी चिंता उनको नजर आ रही है। बहरहाल जोशीमठ में मुआवजे को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच यहां पर सहमति न बन पाने के कारण बेहद खतरनाक कुछ इमारतों को ढहाए जाने की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है। वहीं जोशीमठ के जेपी रिहायशी इलाके में दीवारें ढहने लगी है। बैडमिंटन कोर्ट यहां पर धंस चुका है। देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की जोशीमठ से रिपोर्ट। जोशीमठ में तबाही तेज होती दिख रही। जेपी पावर प्लांट की रिहायशी कॉलोनी में दीवारें ढहने लगी हैं, छत गिरने लगी है। ये कॉलोनी का बैडमिंटन कोर्ट है जो धंस चुका है। जमीन कई फुट फट गई है, दीवारें गिर चुकी हैं। यहां के मेस की भी छत गिरने लगी है। पूरे इलाके को रेड जोन घोषित कर लोगों को यहां से निकाल लिया गया है। जेपी के कैंपस से पिछले कुछ दिनों से लगातार मटमैले पानी की धारा बह रही है जिसने कई दीवारें तोड़ दी हैं। यहां रहने वालों का कहना है कि अचानक ये धारा कहीं से फूट पड़ी है जिससे जोशीमठ के पहाड़ गीले होकर धंसने लगे हैं।
2 दिन गुजर जाने के बाद भी जिन 2 होटलों का ध्वस्तीकरण होना है, वहां अब तक एक ईंट भी नहीं तोड़ी जा सकी है, क्योंकि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच मुआवजे को लेकर तालमेल नहीं बन सका है। वैसे प्रशासन सभी पीड़ित परिवारों को 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मुआवजा तुरंत देने का ऐलान कर चुका है। हर अफेक्टेड फैमिली को, जो भी इसमें अफेक्टेड हुआ है, एज एक 50,000 रुपीज़ एक हम स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है। हर परिवार को कोई ना कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज अल्टीमेटली दिया जाएगा, तो उसमें हम 1 लाख रुपए और दे रहे हैं। इस आपदा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जब बुधवार को जोशीमठ पहुंचे तो लोग अपना दुख और नाराजगी दोनों ही नहीं छिपा सके। जिन इमारतों में दरारें हैं, धामी ने उनको भी देखा और फिर पीड़ित परिवारों से मिले। गुरुवार को भी पूरा दिन राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी जोशीमठ में कैंप करेंगे। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। लेकिन इस त्रासदी के बीच रोक के बावजूद जोशीमठ के इलाकों में पहाड़ों को बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़ा जा रहा है। ये मशीनों की आवाज, छलनी हो रहे पहाड़ और इनसे हो रहा कंपन जोशीमठ को विनाश के एक कदम और करीब लेकर जा रहे हैं। जोशीमठ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और जोशीमठ शहर में दरारों के बाद अब सेना के कुछ बैरकों में भी दरारें पड़ने की खबर है। इसके चलते कुछ जवानों को दूसरे बैरक में शिफ्ट किया गया है। दरार उन बैरकों में है जो कि नदी के काफी करीब है। हालांकि सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर पूरी तरह से यहां पर सुरक्षित है। आईटीबीपी की बटालियन भी सुरक्षित है। हालात के मद्देनजर आईटीबीपी की 3 टुकड़ियां स्टैंड बाय पर हैं। सेना, आईटीबीपी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में जोशीमठ के अलावा भी कुछ जगहों पर मकानों में दरारें यहां पर दिख रही हैं। उन जगहों के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कर्णप्रयाग की है। यहां पर कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और यहां के लोग, बताया जा रहा है कि 50 घर ऐसे हैं जिसमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। वो भी लोग जो रह रहे हैं काफी डरे सहमे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी समस्या को भी प्रशासन अब सुने। और जोशीमठ में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ, आप बताएं वहां का हाल, क्योंकि लगातार कॉम्पनसेशन को लेकर, मुआवजे को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं, आप बताएं वहां तस्वीरों के जरिए। देखिए, पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं। जो सीएम पुष्कर धामी हैं वो आपको नजर आएंगे कैमरे पर। ये नरसिंह मंदिर है और यहाँ पर वो सुबह दर्शन के लिए पहुंचे हैं। नरसिंह मंदिर कह लीजिए जोशीमठ का सबसे प्राचीन और बहुत श्रद्धा है लोगों की। और जब 6 महीने बद्रीनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो बद्रीनाथ धाम से भगवान को यहीं पर ला करके 6 महीने डोली ला करके उनकी यहीं पूजा अर्चना की जाती है। तो पुष्कर धामी भी यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं और गौ पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इसके बाद आज पूरा दिन पुष्कर धामी यहीं जोशीमठ रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने यही है कि जो कॉम्पनसेशन है, मुआवजा को लेकर के अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है जो यहाँ के लोकल्स हैं और प्रशासन के बीच में है। क्योंकि अभी होटल जो सबसे त्वरित रूप से उन होटलों का डिसमेंटलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी दरारें बढ़ रही हैं, वो एक दूसरे पर झुक गए हैं। अगर वो गिरे तो आसपास के 30 से 35 घर भी उसकी जद में आ जाएंगे और वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि अब जब प्रशासनिक अधिकारी किसी एक कंसेंसस, एक ऐसे अमाउंट पर नहीं पहुँच पा रहे हों जो सरकार को भी स्वीकार्य हो और प्रशासन को भी स्वीकार्य हो, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल वो शाम को पहुँच गए थे, लगातार वो लोगों से मिलते रहे और अब सुबह नरसिंह मंदिर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ बहुत उत्तराखंड में आस्था है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। तो यहाँ की जो प्राकृतिक आपदा है उसे दैवीय आपदा ही माना जाता है। इसलिए यही वजह है कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी लोगों का धरना होटल के बाहर जारी है। एक अमाउंट पर नहीं पहुंचा जा सका। और देखिए यहाँ पर आपको जमीन नजर आएगी। यहाँ पर काफी बारिश हुई है रात में और पहाड़ पर ऊपर बर्फबारी भी हुई है। अगर यही मौसम रहा तो अगले 2 दिनों में यहाँ बर्फबारी हो जाएगी, जिससे जो स्थिति है वो और गंभीर हो सकती है।
जी सौरभ, यहाँ पर हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे थे, जो अभी राहत राशि की बात हो रही है 1.5 लाख प्रभावित परिवारों को, वो एक फौरी राहत है। अभी कॉम्पनसेशन पर जो फाइनल जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। यहाँ क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं जो प्रभावित परिवार हैं, क्या वो उससे संतुष्ट है, या जो 2 होटलों की बात हो रही है, क्योंकि रोजगार भी जाहिर सी बात है लोगों का छिन रहा है उनसे, उसको लेकर अभी भी गतिरोध है? बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज़ है, जो कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है वो 1.5 लाख का तुरंत इंटरिम कॉम्पनसेशन है, जो हमने कल भी अपनी रिपोर्ट में बताया था। डीएम ने अनाउंस किया है 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, और 1 लाख तुरंत राहत के लिए। ये अंतरिम राहत पैकेज है और पैसा दिया जाएगा। देखिए, वो जो लोग हैं, लगभग 131 परिवार जिनको विस्थापित किया गया, जिनके घरों में दरारें बढ़ गई थी, उनको हटा करके गुरुद्वारों में, स्कूल में या होटल्स में रखा गया है। वो तो बहुत ज़्यादा, उनकी दुख बहुत है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। जो अभी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है वो 2 होटल्स को है, क्योंकि वो 2 होटल के जो मालिक हैं और उनके परिवार वाले हैं वो धरने पर बैठे हैं, वो मान नहीं रहे। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो मान गए हैं। पहले देखिए, पहले 4,000 रुपए की बात हुई थी कि सिर्फ महीना 4,000 रुपए दिया जाएगा, 6 महीने का किराया दिया जाएगा। अब उसको बढ़ा के अभी 1.5 लाख किया गया। वो भी कहा जा रहा है कि अंतरिम राहत पैकेज है, इसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि वक्त भी प्रशासन के पास कम है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बारिश हो गई है यहाँ पर और बर्फबारी होती है तो ठंड भी बढ़ेगी, और पहाड़ गीला है अंदर से। जो रिपोर्ट में कल दिखाया, पहाड़ गीला है, मिट्टी गीली है, तो धसाव जो सब्सिडेंस है वो भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि अब कमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद अपने हाथ में ले ली है। लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका ये लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी की वजह सब कुछ हो रहा है, तो एनटीपीसी को के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जो चल रही हैं, और पुष्कर धामी आज पूरे दिन जोशीमठ रहने वाले हैं। जी, बहुत ही संक्षेप में जाते जाते ये भी बता दें सौरभ, आपने जो रिपोर्ट किया था रात 2 बजे पहाड़ जो है वहां पर तब भी काटे जा रहे थे, क्या वो स्थिति अभी भी बरकरार है? देखिए, नहीं, आज हमारी रिपोर्ट के बाद जो अवैध तरीके से पहाड़ की कटाई जो चल रही थी जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर, वो रोक दी गई है, ऐसा हमें बताया गया है। हम रात में जाके 2 बजे चेक तो नहीं कर पाए वापस, लेकिन जो हमें बताया प्रशासन के अधिकारियों ने कि बंद करा दी गई है। कोई लोकल ठेकेदार था जो ऐसे कर रहा था, तो उस पर सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि अब आज तो नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद मौजूद है जोशीमठ में, तो कुछ भी अवैध अगर खनन किया जा रहा है तो, और या कुछ और अवैध तरीके से काम चालू है, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाती है अगर ऐसा हो रहा होता। तो आज तो फिलहाल बंद है, अब देखते हैं कल क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मुंबई की बात करते हैं, जहां समंदर पर 22 किलोमीटर लंबा एक समुद्री पुल बन रहा है। दरअसल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड पर यह बनाया जा रहा है, और ये ब्रिज जो है देश का सबसे बड़ा समुद्री ब्रिज बताया जा रहा है, और इसी साल नवंबर महीने में ये पूरा हो जाएगा। MMRDA के कमिश्नर SVR श्रीनिवास से इस बारे में बात की हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने। सुनते हैं। फिलहाल हम अरब सागर में हैं और MTHL प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ SVR श्रीनिवास सर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया NDTV से बात करने के लिए। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं, देश की सबसे लंबी सी ब्रिज है, क्या कुछ दर्शकों को इसके बारे में पता होना चाहिए? ये इसमें सब सुपरलेटिव सी माना जाता है इस ब्रिज। ये इसमें इंडिया का सबसे लंबी सी ब्रिज है 22 किलोमीटर का, और इसमें जो स्टील वायर इस्तेमाल किया वो एक्चुअली पूरा पृथ्वी का एक राउंड ले सकते हैं उससे। और दूसरा, जिसमें डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में, उसमें चंद्रमंडल तक जाके आ सकते हैं, उतना लंबाई है वो। और इसमें लैक्स ऑफ टन्स ऑफ स्टील इज़ यूज्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये जो टेक्नोलॉजी जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तकनीकी जो है, जो ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक बोलते हैं, जो पहले बार इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये ऑलमोस्ट 90% ख़त्म हो गया है ये काम। इस साल के तकरीबन नवंबर-दिसंबर तक पूरा होकर पब्लिक को ओपन कर सकते हैं। जी, जहाँ पर ये बन रहा है सर, उसी के आसपास बहुत सारे फ्लेमिंगोज आते हैं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, तो क्या उसका भी ख्याल रखा गया कि पर्यावरण पर इसका असर ना पड़े? ज़रूर किया है, आपने अच्छी सवाल पूछा। इधर हमने एक टेक्निक इस्तेमाल किया, उसका नाम है रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग। उसके वजह से एक्चुअली जो आवाज़ आता है, जो डिस्टर्बेंस होता है फ्लेमिंगोज को, वो नहीं हुआ। इसीलिए उसका प्रूफ भी है, इस साल जो फ्लेमिंगोस है सबसे ज़्यादा नंबर में वापस आ गए। सो फ्लेमिंगोस को और इधर मैंग्रोव्स को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हमने इसमें इस्तेमाल किया है। सर, आप जब हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे, आपने ये भी कहा कि मुंबई जिसे एक आइलैंड सिटी कहा जाता है, वो अब एक आइलैंड सिटी नहीं रहेगा।
क्यों कहा, इसके बारे में अगर आप दर्शकों को बता सकें, और जितने भी भारत के लोग हैं, मुंबई हो, नवी मुंबई या देश भर के लोग हों, वो कब तक ये जो MTHL ब्रिज है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसके इस्तेमाल नवंबर इस साल दिसंबर तक, ये नवंबर आखिर तक डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आइलैंड सिटी मुंबई इसलिए कहा जाता है कि पूरा तीनों तरफ समुंदर है मुंबई सिटी का, और अंदर आना है तो एक ही तरफ से नॉर्थ से आ सकते हैं हम लोग सब। लेकिन अभी ये ब्रिज के बाद अब मेनलैंड को जुड़ा जाएगा। सो MTHL जो इतिहास में MTHL जो है, ये जो मुंबई का जो कंस्ट्रेंट है आइलैंड सिटी का, वो दूर करेगा 1 साल के आखिर तक। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के कल्याण में मुरबाड हाईवे पर गड्ढों को लेकर एक स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने अनोखे अंदाज में आंदोलन किया। इन लोगों ने गड्ढे में लोटपोट होकर यह आंदोलन किया। प्रिंसिपल की ये शिकायत है कि रोजाना वहां सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। लिखित शिकायत भी यहां पर की गई, लेकिन कोई सुधार नहीं होने से उनके पास अब गड्ढे में लेटने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देखते हैं सुनील सिंह की रिपोर्ट। सड़क पर बने गड्ढे में लौट रहे ये सैक्रेड हार्ट स्कूल के प्रिंसिपल अल्विन एंथोनी है। कुंभकर्णी नींद में सोए सरकारी तंत्र को जगाने के लिए ये खुद गड्ढे में लेट रहे हैं। परसों मेरा एक बच्चा गिर गया 9th स्टैंडर्ड का, उसकी मम्मी एक्टिवा में लेने के लिए आई थी और वो सटक के गिर गया और माँ ने मेरे को पूछा, उसको लगा बहुत, पर माँ ने मेरे को पूछा अगर मेरे बच्चे के ऊपर से बाजू में जो हाईवे जा रहा था वो चले जाता तो मैं जिंदगी भर क्या कर सके, मेरा एक ही बेटा खो जाए। तो उस दुख में आकर मैंने एक प्राश्चित, एक प्रिंसिपल या एक टीचर का, मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं इसी कीचड़ पे आके कल लेट गया और लौट के मैंने उसका प्रायश्चित करने को देखा। महाराष्ट्र में भिवंडी से तेलंगाना में निर्मल तक जाने वाले NH61 पर कल्याण और मुरबाड के बीच तकरीबन 3 किलोमीटर का पैच हाईवे पर चलने वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। सड़क चौड़ी करने के नाम पर कीचड़ और गड्ढे बने हुए हैं। नतीजा आए दिन हादसे होते रहते हैं। स्कूल में पढ़ने आए बच्चों के माँ बाप भी खौफ में जी रहे हैं। 2-3 बार गिरने से बच गए हम। गाड़ी स्लिप हो जाता है क्योंकि ब्रेक मारने से वो टायर स्लिप हो जाता है, गिर जाते हैं हम खुद गिर गए 1-2 बार। एक्सीडेंट रोज होते हमारे 2-3, मैं ही बच गया 2-3 बार। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। इधर सर ने भी आंदोलन किया था, लेकिन उनका भी कोई सुनता नहीं है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक आंदोलनों के साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी में शिकायत की जा चुकी है। अथॉरिटी ने लोकल कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस भी दिया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरा 53 की उम्र में वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अरेगेंस एंड टोन डेफ है। उनको कुछ सुनाई नहीं देता है, गरीब का आवाज सुनाई नहीं देता। और ये आलम तब है जबकि पूरा राज्य इस समय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है, और ऐसे बताया जा रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 1004 ब्लैक स्पॉट है जहां पर कि हादसे होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि उन ब्लैक स्पॉटों को कम किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर बने हुए पूरी की पूरी सड़क ही एक तरह से ब्लैक स्पॉट बनी है, इस पर किसी भी तंत्र का ध्यान नहीं है। कल्याण से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में चल रहे ऑटो एक्सपो का आज दूसरा दिन है। आज दिन की शुरुआत MG मोटर्स से होगी और इसके बाद मारुति सुजुकी अपनी 2 SUV को यहां पर शोकेस करने वाला है। इसमें 5 डोर वाली जिमी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कल पहले दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस रहा। आज और क्या खास दिखेगा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन। ऑटो एक्सपो 2023 का आज दूसरा दिन है। पहले दिन जहां हमने देखा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस रहा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर एक पवेलियन में जो है वो देखने को कल मिली, और आज दूसरे दिन ऑटो एक्सपो के क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी आपको बताते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत होने वाली है MG के पवेलियन से। यहाँ पर तैयारियां भी चल रही हैं इस पहले गाड़ी के लिए, जो आप देखिए वहाँ पर तैयार खड़ी है और उसके इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब ये गाड़ी MG की कौन सी होगी ये थोड़ी देर बाद अब से पता चल जाएगा। कल जब MG ने 2 गाड़ियाँ यहाँ पर शोकेस की थी तब हमने बात की थी यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि MG की तैयारी बहुत जल्द एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च करने की है। कल एक इलेक्ट्रिक कार और एक प्लग इन हाइब्रिड को यहाँ पर शोकेस किया गया था। तो आज ये गाड़ी क्या वही कार होगी जिसको MG अब लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर कोई और मॉडल यहाँ पर MG दिखाते हैं, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा।
इसके अलावा आज क्या कुछ आप देखेंगे ऑटो एक्सपो में, तो मारुति सुजुकी के पवेलियन में कल हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट एसयूवी उन्होंने शोकेस की थी। आज 2 एसयूवीज हैं जिनको मारुति दिखाने वाले हैं। अब वो 2 एसयूवीज जो होने वाली हैं आज, उसमें 2 गाड़ियों को लेकर चर्चा काफ़ी है। एक मारुति जिम्नी है जिसको हमने इससे पहले ऑटो एक्सपो में भी देखा था, जब उस वक्त शोकेस किया गया था तब भी बहुत चर्चा इस गाड़ी की हुई थी। और जिम्नी क्यों खास है, क्योंकि आप जिप्सी को जानते हैं मारुति सुजुकी की, उसको बहुत पसंद भारतीय मार्केट में किया जाता था, उसी तरह की ये कार है। इसका इंतज़ार भी बहुत लोगों को है। अगर इसी गाड़ी को आज दिखाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से ये गाड़ी किन फीचर्स के साथ भारत में आती है। इसके अलावा एक और गाड़ी जो चर्चा में है वो है आपकी बलेनो बेस्ड एक एसयूवी है जो टेस्ट होती हुई भी देखी गई कई जगह पर भारत में। तो क्या उसी गाड़ी को आज मारुति दिखाएंगे या इन 2 एसयूवीज के अलावा भी कोई नए मॉडल्स हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मारुति का दूसरा इवेंट है आज का जहां से ये अपडेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों के अलावा सीएनजी के मॉडल्स भी कई सारे पेश किए गए हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। टाटा मोटर्स के पवेलियन में 2 सीएनजी गाड़ियां हैं जो बहुत जल्द आप लॉन्च होते हुए दिखेंगे, और मारुति सुजुकी की ब्रेजा सीएनजी को भी शोकेस किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे कि अगर इलेक्ट्रिक से अलग आप सीएनजी गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं तो ये मॉडल्स आपके लिए कैसे हो सकते हैं। ताबिश हुसैन, ऑटो एक्सपो से। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर उत्तराखंड से, जहां मुआवजे का मुद्दा सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री जोशीमठ पहुंचे हुए हैं, वहां पर उन्होंने रात बिताई है। दूसरी खबर दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल को 164 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजा गया है, विज्ञापन के नाम पर राजनीतिक प्रचार का आरोप है। तीसरी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई, जहां यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए 21 दलों को कांग्रेस ने न्योता भेजा है। चौथी खबर बिहार से, जहां शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, रामचरितमानस मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट्स पर जो विवादित बयान दिया है उसको लेकर काफी चर्चा है। पांचवी और आखिरी खबर दिल्ली से, जहां महंगा हुआ है सफर, ऑटो और टैक्सी का नया मीटर डाउन।